बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है। इससे पहले मैं डायबिटिक के लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें डायबिटिक टाइप 1 था, फिर उसके बाद डायबिटिक टाइप 2 था, फिर उसके बाद मैंने इंसुलिन पे लेक्चर दिया था, फिर डायबिटिक टाइप 1 की एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, उसके बारे में मैंने लेक्चर में बताया था। आज हम आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक के बारे में बताते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक उसको कहते हैं जब पहली मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर वह डायबिटिक डायग्नोस हो। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ब्लड शुगर ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी और बच्चे पर भी ज़्यादा यानी ख़राब असर पड़ सकता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद ब्लड शुगर नॉर्मल पर आ जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट में प्रेगनेंसी के बाद भी जो है ना पेशेंट जो है वो डायबिटिक टाइप 2 में के रिस्क बढ़ जाते हैं और उनको फिर डायबिटिक टाइप 2 हो जाती है और फिर जाहिर है कि फिर उनको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए पूरी प्रेगनेंसी में जो है बड़ा एहतियात के साथ देखना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के दौरान तो कहीं उसको शुगर तो नहीं हो गई। तो अब इसकी क्या अलामत है? अलामत ज़्यादातर वही हैं जो डायबिटिक में होती हैं। मसला ये कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब को बहुत ज़्यादा आना, वैसे भी पेशाब बहुत ज़्यादा आ सकता है क्योंकि उसकी वजह ये कि यूट्रस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को या मथाने को जब प्रेशर डालता है तो उससे भी जो है ना बार बार और फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन हो सकती है। लेकिन ये कि एक प्रेग्नेंट औरत है और उसका बार बार पेशाब आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कहीं मुझे खुदा ना खासा ब्लड शुगर वगैरह तो बढ़ नहीं गई मेरी। तो उसका वैसे भी रूटीनली भी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर वगैरह चेक करते रहते हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं। अब इसकी क्या कॉज हो सकती है? इसकी कॉज यही है कि ओवरवेट हो, जो औरत बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा जिसका हो उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो यानी फिज़िकली एक्टिव नहीं होती वो उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये जो पेशेंट जो प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको पहले ही प्री डायबिटिक हो और उनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर एक डिजीज़ होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर प्रीवियस हिस्ट्री अगर कोई पहले ही किसी को गैस्ट्रेशनल डायबिटिक हो है तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि फिर हो सकता है कि उसको फिर ये हो जाए और बाद में खुदा ना खाते कहीं टाइप 2 डायबिटिक ना हो जाए। फिर इसके अलावा ये कि फैमिली हिस्ट्री भी हो डायबिटिक की हो, उसमें भी ज़्यादा देखना पड़ता है। फिर पहला बच्चा अगर वज़न जिसका 9 पाउंड हो या 4.1 kg हो तो उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि चांसेस खुदा ना खाता ये तो नहीं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो डायबिटिक हो जाए। फिर ज़्यादातर अमेरिकन इंडियन को जो है ना ये ज़्यादा होता है, ब्लैक लोगों को ज़्यादा होता है, आसमानवी लोगों को ज़्यादा होता है, एशियन जो है वो उनको भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? इनकी कॉम्प्लिकेशन यही है कि ज़ाहिर डायबिटिक है तो फिर ये कि उसके ज़ाहिर कुछ चांसेस है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो। एक तो ये कि एक्सेसिव बर्थ वेट की वजह से बच्चा जो है वो बड़े साइज़ का भी हो सकता है, जो 9 पाउंड से ज़्यादा हो सकता है। प्री टर्म बेबी भी हो सकता है। फिर बच्चे के जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। फिर ब्लड शुगर हाई यानी लो ब्लड शुगर भी हो सकता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया में भी जा सकता है। स्टिल बर्थ भी हो सकती है, यानी बच्चे की मौत भी हो सकती है। मरीज को टाइप 2 डायबिटिक भी हो सकता है आगे चल के। फिर हाई ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्शिया भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं। अब इसका क्या एहतियात है? एहतियात यही है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि ब्लड शुगर वगैरह का उसकी स्क्रीनिंग तो अलग होती है, लेकिन ये कि फिर भी आपको ख़ुद को भी अपना एहतियात करना पड़ता है कि उसमें हेल्दी फूड आप लें, रोज़ाना आप अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो 30 मिनट तक वॉक करें। आप प्रेगनेंसी से पहले वज़न ज़्यादा तो कोशिश करें कि वज़न कम हो। और गैस्ट्रेशनल डायबिटिक का शुरू में ही नहीं तो कम से कम सेकंड ट्राइमेस्टर में स्क्रीन से वैसे पता चल जाता है, लेकिन इसमें यह है कि रेगुलर आपको ब्लड शुगर वगैरह चेक करना पड़ता है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है, एक अपने आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अगर जिसका रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी फूड लेना पड़ेगा। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो फिर इसमें इंसुलिन देते हैं, ये इंसुलिन भी रेगुलर इंसुलिन देते हैं। और क्योंकि
ये भी देखना पड़ता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम नहीं दे सकते कि जो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, और तो इसलिए ऐसी दवाई दी जाती है कि जो बच्चे के ऊपर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप रेगुलर इंसुलिन देते हैं, उसमें अलावा ये कि अगर चाहें तो डॉक्टर ओरली भी दवाई दी जाती है जिसमें मेटफॉर्मिन वगैरह दवाइयाँ हैंगी। लेकिन ये कि पूरी प्रेगनेंसी में जो है ना शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो डॉक्टरों को कि जो डॉक्टर हैं वो प्रेफर करते हैं कि इंसुलिन पे रखा जाए, या ये कि अगर कोई इंसुलिन ना लेना चाहे तो वो अलग बात है कि फिर ओरली भी दे देते हैं। लेकिन ये कि पूरी प्रेगनेंसी में जो है शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी तकरीबन कम से कम 6 महीने तक ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर करेंगे कहीं ये तो नहीं प्रेगनेंसी के बाद भी आपको खुदा ना खास्ते ब्लड शुगर बढ़ी हो और आप गौर ही ना करें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि उम्मीद रहेगा कि ये यानी कुछ नॉलेज में कुछ इजाफा ही हुआ होगा, और ख़ास तौर पे जो मैं बता चुका हूँ उन लोगों को ज़रा ख्याल करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट औरत हैं और जिनके कोई रिस्क फैक्टर वगैरह हैं तो उनको भी ख्याल करना पड़ेगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।